गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम वह सिस्टम होता है बॉडी का जो सारे सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल करके क्या करता है, उन सबको वो क्या देता है, मतलब वो कमांड करेगा हर चीज में कि आप कैसे क्या कर सकते हो। नर्वस सिस्टम में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि एएनएस, पीएनएस, वैसे कि न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारी नर्व्स होती है। ये सब क्या करती है, नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नर्वस सिस्टम क्या होता है, द न्यूरॉन इज द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो होता है वो कौन सा कंपार्टमेंट है नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल कंपार्टमेंट है। कौन सा कंपार्टमेंट है, सेंट्रल कंपार्टमेंट है। माइलिन इज जो माइलिन जो होती है वो किसको कवर करती है, न्यूरॉन को क्या करती है, कवर करती है। क्या करती है, न्यूरॉन को कवर करती है। Myelin is a protective covering that provide insulation for electrical impulses from the nerve cell। ये क्या करते हैं कि जो नर्व सेल होती है उससे क्या लेती है, इम्पल्सेस को लेती है और क्या प्रोवाइड कराती है, इनको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देगी, जिससे किसको देगी, नर्व सेल को। ठीक है, उसके बाद में आएगा द नर्वस सिस्टम हैज टू पार्ट। दो पार्ट होते हैं इसके, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद में आता है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, द टू पार्ट्स ऑफ सोमेटिक और वॉलेंट्री। इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोमेटिक, एक होता है वॉलेंट्री। द सिस्टम टू द ऑटोनोमिक और इनवॉलेंट्री। ये किसके हिसाब से चलता है, या तो वो ऑटोनोमिक होगा या फिर क्या होगा, इनवॉलेंट्री, मतलब इसके ऊपर किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, उसके बाद में आएगा तो सोमेटिक सिस्टम। सोमेटिक के अंदर क्या होता है, हैज टू काइंड्स ऑफ नर्व। एक होता है एफेरेंट, एक होता है इफेरेंट नर्व। एक क्या होता है, एफेरेंट नर्व, एक क्या होता है, इफेरेंट नर्व। एफेरेंट नर्व फाइबर कैरी करती है ना, और इफेरेंट, एफेरेंट मतलब लाने वाली, इफेरेंट मतलब ले जाने वाली। तो जो रिसेप्टर को लेके आता है बॉडी से कहां पर, ब्रेन को, उसको क्या बोलते हैं, एफेरेंट। लाने वाली कहां से, बॉडी से ब्रेन तक। इफेरेंट मतलब ले जाने वाली, कहां से, ब्रेन से बॉडी तक। क्या करेगा, जो ब्रेन से बॉडी तक लेके जाता है उसको आप क्या बोलोगे, इफेरेंट नर्व बोलोगे, और जो है ना ब्रेन, बॉडी से ब्रेन तक लेके जाता है उसको आप क्या बोलोगे, एफेरेंट नर्व बोलोगे। क्या बोलोगे, एफेरेंट नर्व। बाद में आता है द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर involuntary nerve actions that control body function such as heart rate। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, बॉडी फंक्शन को, हार्ट रेट को, ब्रीथिंग को, डाइजेशन को, प्रेस्पेरिंग को, यूरिनेशन को, सलाइवेशन को। ये सब चीजें आपके कंट्रोल में है क्या, नहीं है। अगर जो आपकी चीजें कंट्रोल में नहीं होती है तो वो सब किसके अंदर आएगी, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आएगी। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज अ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। द सिंपैथेटिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन सच एज राइट टू और फ्लाइट, है ना, लड़ना या करना। वो सिस्टम होता है, कब होता है, सिंपैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक मतलब क्या होता है, जब आप रेस्ट करते हो तब कौन सा सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। और जब आप एक्शन मूड में होते हो तब कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। कौन सा नर्वस सिस्टम इफेक्ट रहता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद में आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। किससे मिलकर बना हुआ होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलकर बना हुआ होता है। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन सेक्शन। ब्रेन जो होता है कितने में डिवाइडेड होगा, तीन में। सबसे पहले क्या आता है, सेरिब्रम, फिर आता है सेरिबुलम, और फिर आता है ब्रेन स्टेम। जो आपका ब्रेन होता है वो कितने भागों में डिवाइडेड होता है, तीन में। कौन कौन सा, सेरिबम, सेरिबलम एंड ब्रेन स्टेम। उसके बाद में आता है स्पाइनल बाइफिडा। स्पाइनल बाइफिडा एक डिजीज होती है। देयर आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ स्पाइनल बाइफिडा दैट डिफेक्ट। ये जो डिफेक्ट होता है आपकी बॉडी में, बच्चे की बॉडी में, ये क्या होता है, एट द बर्थ ही प्रेजेंट होता है। जिसमें क्या होता है कि आपकी जो स्पाइनल कोड होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनती है ना, या आपकी जो स्पाइनल कोड होगी वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगी। तो वो तीन टाइप्स की होती है। एक होता है स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा, एक होता है मेनिंजोकोकल, एक होता है मेनिंजोमायोकोकल। जिसमें जो सबसे डेंजर जो होता है वो कौन सा होता है, मेनिंजोमायोसील होता है। इंसिडेंस अबाउट 1 in
4, है ना, मतलब 4000 में से एक बच्चे को ये डिजीज होती है विथ येलो मेनिंगोसील ईच ईयर। इसके बाद में आएगा इटोलॉजी। इसकी इटोलॉजी जो है एग्जैक्ट कॉज ऑफ तो अननोन है ना, बट इट इज अ नाउन टू बोथ इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक ट्रिगर इसको ट्रैक करते हैं। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी भी इसका बहुत बड़ा कोज होता है जिससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, देन न्यूरल ट्यूब फेल्स टू क्लोज कंप्लीटली। आपकी जो न्यूरल ट्यूब है वो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हो पाएगी, क्लोज नहीं हो पाएगी, जिसके कारण क्या होगा, आपका कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा फिटल का, जैसे रिजल्टिंग होगा उसमें बहुत सारे मेजर डिफेक्ट आएंगे। क्यों, क्योंकि उसकी जो न्यूरल ट्यूब है वो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हो पा रही है, फुलफिल नहीं हो पा रही है। उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ स्पाइनल बाइफिडा, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा। इसके अंदर क्या होता है कि जो पोस्टर वर्टिब्रल आर्चेस होते हैं वो अनक्लोज्ड होते हैं, क्लोज्ड नहीं होते हैं। नो हेरिनेशन, नो स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट। हेरिनेशन नहीं होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। द डिफेक्ट इज नॉट विजिबल, आप उसको बाहर से नहीं देख सकते हो क्योंकि स्किन जो होती है या फिर जो हेयर होते हैं में भी प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर, डिफेक्ट के ऊपर। फिर आता है मेनिंगोसील। मेनिंगोसील के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेक लाइक सिस्ट बन जाता है, मीनिंग फिल्स विद द स्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस थ्रू द स्किन इन द लंबर, सैक्रल और सैक्रल एरिया। नो हेरिनेशन, इसके अंदर भी कोई हेरिनेशन नहीं होता है स्पाइनल कॉर्ड इनटू द शेक। उसके बाद में आता है माइलोमेनिंगोसील। ये क्या होता है, इसके अंदर मेनिंगोसील और मायोसील होता है, इसके अंदर सेक लाइक सिस्ट बन जाता है, मीनिंग स्पाइनल फ्लूइड उसके अंदर भर जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व प्रोटेक्ट करती है थ्रू द स्किन ऑफ द लंबर सैक्रल रीजन और सैक्रल एरिया। उसके बाद में आता है हाइड्रोसिपेलस। हाइड्रोसिपेलस क्या होता है, that present in 90% to 95% of children with spinal bifida। उनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोसिपेलिस होता है। हाइड्रोसिपल के साइड इसके जो साइन सिम्टम होते हैं स्पाइनल बाइफिडा के, वो क्या होते हैं कि टफ्ट ऑफ हेयर कहाँ पाया जाता है, स्पाइन पर। डिम्पलिंग पाई जाती है कहाँ पर, स्पाइन पर, मीनिंग मेनिंगोसील एंड द मेनिंगोमायोसील का क्या क्या साइन सिम्टम होता है, उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है ब्लेडर पर और बाउल पे फंक्शन पर। ठीक है, डिमिनिश और अब्सेंट सेंसेशन डिस्टिल होती है, पार्शियल और कंप्लीट पैरालिसिस हो सकता है पेशेंट, या उसका लोअर लिम्ब और उसका जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो भी क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद में आता है डायग्नोसिस। आप इसका डायग्नोसिस कैसे करोगे, द पेरेंटली एलिवेटेड अल्फा फिटोप्रोटीन। अल्फा फिटोप्रोटीन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर एलिवेटेड हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड विजुअलाइजेशन होगा, है ना। न्यूबॉर्न के अंदर क्या आएगा, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन हो सकता है, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, एयर, ओटी, सीटी स्कैन, आप डिटरमाइन कर सकते हो किसके सिवियरिटी ऑफ डिफेक्ट देख सकते हो। उसके बाद में आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे, आप इसको फोलिक एसिड दे सकते हो। अभी बताया था कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होती है, आपकी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकती है। सर्जिकल में आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंसिव फिजिकल थेरेपी दे सकते हो, रिक्वायर्ड अनेबल दैट चाइल्ड टू रीच हिज और हर ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शनिंग। अपन ने बताया था कि ये 3 टाइप्स का होता है स्पाइनल बाइफिडा। आपको ऐसे जो आपकी स्पाइन होगी वो बाहर से थोड़ी बहुत नजर आएगी, लेकिन उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, हेयर प्रेजेंट होगी। 3 टाइप्स की बताई थी अपन ने, ओकल्टा, मेनिंगोसील और मेनिंगोमायोसील। आपको यहाँ पर कहीं पे भी ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इसके अंदर शेक दिख रहा है थ्रू द गेप के, लेकिन इसके अंदर क्या हो गया, पूरा ही किसके अंदर चला गया, डैमेज कर गया किसको, स्पाइनल कोड को। देखो यहाँ पर स्पाइनल कोड डैमेज नहीं है, यहाँ पर जो स्पाइनल कोड है ना, ये डैमेज नहीं है। यहाँ की जो स्पाइनल कोड है वो भी डैमेज नहीं है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, ये क्या बन गया, शेक बन गया। लेकिन यहाँ पर देखो आप कि आपकी जो स्पाइनल कोड है उसके अंदर तक ये जा चुका है ना, यहाँ से। ठीक है, उसके बाद में आता है कि नर्सिंग का क्या रोल होगा इसके अंदर। नर्स क्या करेगी, एविलेटेड द शेक एंड मेजर द लीजन को मेजर करेगी। उसके बाद में परफॉर्म करेगी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट को, मॉनिटर करेगी कि इंक्रीज द आईसीपी, उसके लिए मेजर करेगी हेड सर्कमफेरेंस एसेस को, एंटीरियर फंटानल फॉर फुलनेस देखेगी,
प्रोटेक्ट करेगी सेक को, कवर करेगी, स्टाइल करेगी, है ना, टू मेंटेन द मॉइस्चर एंड द सेक टू कंटेन, change the dressing, covering and sack on a regular diapering may be contraindicate until the defect has been repaired. Use aseptic technique to prevent the infection. Assess the sack for redness, clear, purulent, drainage तो नहीं आ रहा उसके अंदर, कोई ऑपरेशन तो नहीं है, इरिटेशन तो नहीं हो रहा, साइन ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं दिख रहा, अर्ली साइन ऑफ द इन्फेक्शन इंक्लूड एलिवेटेड टेम्परेचर तो नहीं हो रहा, इरिटेबिलिटी तो नहीं हो रही, लेथार्जी नहीं हो रहा पेशेंट, नक्चल रिजिडिटी हो रही है उसके अंदर, पहले से ना प्रोन पोजीशन, है ना, प्रोन पोजीशन में इसको रखेंगे, ठीक है, टू टेंशन ऑन द सेक, वहां पर क्या लगाएंगे अपन, थोड़ा सा टेंशन का प्रेशर लगाएंगे, ट्रॉमा द हेड इज टर्न टू वन साइड फॉर द फीडिंग, द पोजिशनिंग, फीडिंग, स्किन केयर एंड रेंज ऑफ मोशन एंड एक्सरसाइज। उसके बाद में आएगा कि हाइड्रोसिपेलिस। हाइड्रोसिपेलिस क्या होता है, आपका जो ब्रेन है उसके अंदर सीएसएफ का प्रोड्यूस बाय द कोरेटेड फ्लेक्सेस इन द लेटरल वेंट्रिकल। आपका जो ब्रेन होता है उसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है प्रोड्यूस होता है, वो भी कहाँ से होता है, कोरेटेड फ्लेक्सेस के जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं वहां से सर्कुलेट होता है थ्रू द वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड फाइनली कहाँ पर अब्जॉर्ब हो जाता है, सब आर्कनोइड स्पेस में। देयर आर द 4 वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन connected by the narrow channels that allow to the CSF to drain and reabsorb to blood and into the blood stream. If there is an increase in the normal amount of CSF, the result is a hydrocephalus. आपका नॉर्मल CSF है तो वो क्या है कि इट्स अ गुड थिंग, बट अगर जो CSF का जो लेवल है वो अगर इंक्रीज हो जाएगा तो आप उसको क्या बोलोगे, हाइड्रोसिपेलिस। क्या बोलोगे उसको, हाइड्रोसिपेलिस, ठीक है। उसके बाद में आएगा देयर इज इथर एंड द imbalance in the production or absorption of CSF. The imbalance leads to accumulation of fluid in the ventricles of the brain. Types of hydrocephalus जो होता है congenital और acquired. Congenital में क्या होता है, when the blockage occur birth से पहले होगा तो congenital होगा, acquired मतलब occur the time of birth, है ना, बर्थ के बाद होगा तो उसको एक्वायर्ड बोलते हैं, और अगर बर्थ से पहले होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंजेनाइटल बोलेंगे। हाइड्रोसिपेलिस क्या है, अभी ये देखो आपका नॉर्मल अमाउंट में सीएसएफ है तो ये सब किसके अंदर है, सिर्फ किसके अंदर है, आपके यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखो किसके अंदर है, ब्रेन के अंदर, है ना, मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये आपके धीरे धीरे इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस स्ट्रक्चर में फर्क है क्योंकि यहाँ पर सीएसएफ का लेवल जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जो सीएसएफ का लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद में आता है टू टाइप्स, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब क्या होगा, द फ्लो बिटवीन द वेंट्रिकल्स इज नॉट इम्पेयर्ड एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लो ब्लॉक्ड आफ्टर इट लीव्स द वेंट्रिकल्स। नॉन कम्युनिकेटिंग क्या होगा, द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड flow is blocked along the narrow channels that drain the ventricles. This is also called obstructive hydrocephalus. इसको अपन और किस नाम से जानते हैं, obstructive hydrocephalus के नाम से भी जानते हैं। There are the two forms of acquired hydrocephalus that primarily affect older adolescent और adults में ये ज्यादा होता है। Hydrocephalus ex vivo मतलब क्या होता है, that occur आफ्टर इंजरी टू द ब्रेन टिश्यू सच एज आफ्टर स्ट्रोक और ट्रोमा, अगर ब्रेन के अंदर हो जाता है तो वो कोज होता है इसका, जिससे आपका ब्रेन टिश्यू क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिपेलिस मोस्ट कॉमन इन द एल्डरली एंड हैज सिम्टम्स ऑफ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स विद वॉकिंग, मेमोरी एंड ब्लैडर कंट्रोल। उसके बाद में आता है साइन एंड सिम्टम। इन्फेंट मतलब इंक्रीज हेड सर्कमफेरेंस, द थिन वाइटली स्प्रेडेड बोन्स of the head that produce a cracked pot sound सुनाई देगा आपको, जिसको अपन मैक्विन साइन भी बोलते हैं, जो अपन किसके द्वारा सुनते हैं, परकशन के द्वारा सुनते हैं। एंटीरियर फ्रंटानल टेंस आएगा, बल्जिंग होगी, नो प्लस्टिंग होगी, उसमें जो पस होगा वो नहीं भरेगा रहेगा, डायलेटेड स्कल्प वेंस होगी, ए ड्रॉन्ड डेविएशन ऑफ द आइस कोल्ड
सनसेटिंग, आई जो होगी वो कैसी होगी, सनसेटिंग जैसी होगी। चाइल्ड बिहेवियर चेंजेस होगा, सच एज उसके अंदर इरिटेबिलिटी और क्या आ सकती है, लेथार्जी भी आ सकती है। हेडक एंड अवेकिंग आएगी, है ना, नोजिया होगा, अटेक्शिया होगा, निस्टोगम्स होगा, लेट साइन में हाई स्वील क्राई देखेगा, और क्या आ सकते हैं, सीजर्स भी आ सकते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन में क्या करोगे, इन अ वेंट्रियो पेरिटोनिकल शंट the CSF drains into the peritoneal cavity from the lateral ventricles. In a ventricular shunt, CSF drains into the right atrium and the heart from the lateral ventricle bypassing the obstruction. उसके बाद में आएगा नर्सिंग इंटरवेंशन, क्या होगा, मॉनिटर करेंगे अपन क्या, वाइटल साइन को और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को, पोजीशन देंगे चाइल्ड को unprotected side to prevent pressure on the shunt wall, keep करेंगे चाइल्ड को फ्लेड एंड प्रेस्क्राइब्ड टू अवॉइड रैपिड रिडक्शन ऑफ इंट्राक्रैनियल फ्लूइड, ऑब्जर्व करेंगे इसका आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी अकर कब होगा, जब हेड ऑफ द बेड 50 to 30 डिग्री अपन क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे ग्रेविटी से। मॉनिटर करेंगे साइन ऑफ द इंफेक्शन, क्या वहां पर कोई इंफेक्शन तो नहीं हुआ है, मॉनिटर करेंगे इंटेक्ट और आउटपुट चार्ट को। इफ एन इन्फेंट इरिटेबिलिटी, अगर जो चाइल्ड है वो इरिटेट हो रहा है, हाई स्टील क्राई कर रहा है, लेथार्जी है एंड फीडिंग पुअरली कर रहा है, मे बी इंडिकेट होगा किसका, संट मालफॉर्मेशन का। इफ ए टोडलर हेडेक आएगा, लैक ऑफ एपिटाइट होगा उसके अंदर। इफ द ओल्डर चिल्ड्रन एंड इंडिकेटर टू संट माल फंक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा मेनिंजोहेमाइटिस, आपकी जो ब्रेन की लेयर होती है मेनिंजियस, है ना, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और ये जो इन्फेक्शन होता है ये बैक्टीरिया वायरस दोनों के द्वारा हो सकता है। द इटोलॉजी बैक्टीरिया मतलब इन्फेंट एज 0 से 3 मंथ ओल्ड, मोस्ट कॉमन organism are Escherichia coli or group B streptococcus. Children 3 months of age to 12 year, Neisseria meningitis prevented by the meningococcal वैक्सीन, इसके लिए एक वैक्सीन भी लगती है जिसका नाम क्या होता है, मेनिंजोकोकल। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई द प्रिवेंटेड बाय निमोनिया वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा प्रिवेंटेड बाय द हिब वैक्सीन। उसके बाद में आता है वायरस, मम्स इंट्रोवायरस, इसके अंदर पेनिनो वायरस हो सकता है, हर्पिस वायरस हो सकता है, वायरल मेनिंजाइटिस हो सकता है एंड लेस सीरियस देन द बैक्टीरियल फॉर्म हो सकता है। साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, इसके साइन और सिम्टम होंगे इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन, नॉन स्पेसिफिक साइन, हाइपरथेरेमिया हो सकता है, ठीक है, पुअर फीडिंग हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, सीजर आ सकते हैं, इंक्रीज आईसीपी हो सकती है। ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर क्या आएगा, एग्जिबिट साइन एंड मेनिंजोकोकल इरिटेशन हो सकता है, कर्निंग साइन आ सकता है, पेन होगा पेशेंट को अगर वो उसकी लेग एंड नी को क्या करेगा, एलिवेटेड करेगा तो, और उसके अंदर बार्जुडिन की साइन भी आ सकता है। पेन, आपको हिप को फ्लेक्स करोगे तो चिन इज ए फ्लेक्स्ड, है ना, आप अगर हिप को फ्लेक्स करोगे तो आपकी चिन भी अपने आप फ्लेक्स्ड होगी, ठीक है। लेट साइन में क्या आएगा, सीजर एंड बिहेवियर चेंजेस। उसके बाद में आता है डायग्नोसिस, क्लिनिकल पिक्चर, द पॉजिटिव बैक्टीरियल थ्रोट कल्चर आएगा उसके अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंफेक्शन आ सकता है, पॉजिटिव बैक्टीरियल ब्लड कल्चर आएगा, मे बी एंटर द सीएनएस वाया द वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में आएगा बाय द लंबर पंचर, इफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सीएसएफ फाइंडिंग आर क्लॉडी फ्लूइड, ठीक है, तो आप लंबर पंचर भी कर सकते हो, उससे आप सीएसएफ का क्या कर सकते हो, एग्जामिनेशन कर सकते हो। डब्ल्यूबीसी काउंट मोर देन 100 सेल बाय MMQ, नॉर्मल इज द लेस देन 5, है ना, द ग्लूकोज बिलो 45 mg पर DL, नॉर्मल कितना होता है 50 to 80, CSF प्रेशर अबाउ 50 mmHg, नॉर्मल कितना होता है 50, ये 15 से ऊपर जा रहा है। बैक्टीरियल कल्चर क्या आएगा आपका इसके अंदर, पॉजिटिव आएगा। इफ वायरल मेनिंजाइटिस CSF फाइंडिंग्स, क्लियर फ्लूइड, WBC काउंट इज नॉर्मल, ग्लूकोज नॉर्मल, एलिवेटेड CSF प्रेशर, कल्चर नेगेटिव। उसके बाद में आएगा ट्रीटमेंट बैक्टीरियल, इसमें IV एंटीबायोटिक्स देंगे अपन, ड्रॉपलेट आइसोलेशन देंगे 24 आवर के लिए, वायरल आइसोलेशन एंड एंटीबायोटिक देंगे, कौन सी, रिगेमस आर द बिगोन, पैलिएटिव केयर देंगे, है ना, प्राइवेट बेड रेस्ट एंड एंटीपायरेटिक्स। उसके बाद में नर्सिंग क्या करती है,
प्रोवाइड रेस्पिरेटरी आइसोलेशन बताएगी उसको, क्योंकि ये क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मेंटेन करेगी 24 आवर आफ्टर एंटीबायोटिक, है ना, इरिटेट नहीं हो उसके लिए। एडमिनिस्ट्रेशन करेगी एंटीबायोटिक और एंटीपायरेटिक ड्रग्स। परफॉर्म करेगी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, असेस करेगी द चेंजेस इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, असेस करेगी न्यूट्रिशनल स्टेटस, इंटेक्ट और आउटपुट चार्ट। फिर आता है सेरिब्रल पाल्सी। द सेरिब्रल पाल्सी इज द नॉन प्रोग्रेसिव परमानेंट कंडीशन। इट इज द मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटी होती है किसकी, चाइल्डहुड की, अफेक्टिंग द मूवमेंट। द मेजोरिटी ऑफ द चिल्ड्रन विथ सेरिब्रल पाल्सी डायग्नोस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में, ये सबसे ज्यादा होता है। द सेरिब्रल पाल्सी कैन बी डेवलप्ड लेटर इन लाइफ इफ ए चाइल्ड इज एक्सपीरियंस एज अ पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग हाइपोक्सिया। अगर किसी को हाइपोक्सिया है तो उसको एज अ चिल्ड्रन के बाद में भी ये सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है। बाकी मोस्ट कॉमन कब होती है, ये विद इन 1 ईयर। इंसिडेंस 2 पर 1000 बच्चों में से 2 या 4 को ही होती है। इटियोलॉजी, हाइपोक्सी insert to the brain. The hypoxia may be occur at the parentally during the delivery और after delivery hypoxia हो सकता है पेशेंट के अंदर, चाइल्ड के अंदर। मेजोरिटी ऑफ द चिल्ड्रन विथ cerebral palsy were born prematurely. Sign and symptom depends on the location and severity. 3 main types of cerebral palsy: spastic, dyskinetic और ataxia. स्पास्टिक में क्या होता है, दैट कैरेक्टराइज द हाइपरफ्लेक्शन होता है विथ द हाइपरटोनिया, है ना, आपकी जो मसल्स वगैरह होगी उसमें टोनिक कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। प्रोगेशन ऑफ द न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस, सीजरिंग ऑफ द लेग्स, टॉय वॉकिंग, जर्की मूवमेंट। डिस्काइनेटिक में दैट कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑलमोस्ट कंसर्न्ड द बॉम्ब लाइक ब्रीथिंग मूवमेंट आएंगे। डिफिकल्टी इन स्पीकिंग आएगी, इसके अंदर क्या आ रहा था, हाइपरटोनिया हो रहा था, इसके अंदर डिफिकल्टी इन स्पीकिंग आ रहा था। अटेक्सिया के अंदर क्या आएगा कि उसका अनकोऑर्डिनेटेड और अनबैलेंस मूवमेंट होगा। फिर आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या करोगे, देयर इज ए न्यू कॉज, ये कोई इसका क्योर नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। द मल्टी डिस्पेंसरी इंटरवेंशन रिलेटेड टू चाइल्ड्स मोटर डिसफंक्शन। फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे इसको, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज करेंगे, इंप्रूव करेंगे मूवमेंट को। द मसल्स रिलैक्सेंट देंगे और एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी देंगे, एंटी सीजर मेडिकेशन भी देंगे, सीजर डिसऑर्डर में तो नहीं है। सेंसरी असिस्टिव डिवाइस देंगे, क्यों, हेयरिंग के लिए और किसके लिए, विजन कैपेसिटी के लिए। इसके बाद में आएगा राइस सिंड्रोम। राइस सिंड्रोम क्या होता है, द राइस सिंड्रोम इज द रिलेटेड रेयर, ये बहुत ही रेयर डिजीज होती है, मेनली प्रिवेंटेबल सिंड्रोम दैट फॉलोज वायरल इलनेस की वजह से होती है, मोस्टेबली वेरिसिला या चिकन पॉक्स या इन्फ्लुएंजा के द्वारा ये डिजीज होती है। इसका इंसिडेंस क्या होता है कि दैट आर द सीन एट एनी एज, कभी भी हो सकती है, लेकिन बहुत ही रेयर डिजीज होती है ना, बट रेयर कब होती है, आफ्टर 14 ईयर ऑफ एज। इटोलॉजी, द रिलेटेड टू द इंडाइजेशन ऑफ एस्पिरिन, आपका जो एस्पिरिन है उसका डाइजेशन क्या नहीं हो पाया है, सही तरीके से नहीं हो पाया है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी, द वायरल इलनेस विथ द इनडाइजेशन ऑफ किसका, एस्पिरिन का, द लीड्स टू द डिस्टर्ब करेगी किसको, मेटाबॉलिज्म को, और मोस्टली किसको, लीवर को, किडनी को एंड ब्रेन को। उसके बाद में आएगा पैथोफिजियोलॉजी, द वायरल इलनेस, ये वही इंडाइजेशन की वजह से मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगी, किसको, लीवर को, किडनी को और ब्रेन को। उसके बाद में आएगा साइन एंड सिम्टम, इसके अंदर क्या आएगा, एलिवेटेड आएगा क्या, सीरम और अमोनिया लेवल जो क्या आएगा, एलिवेटेड आएगा या बढ़ा हुआ आएगा। हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी बॉडी में। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज आईसीपी आएगी इसके अंदर। स्टेज फर्स्ट में स्लीपनेस विद द वॉमिटिंग हो सकता है, ट्रैकिपीनिया हो सकता है, हाइपरप्लेक्सिया हो सकता है, पॉजिटिव एंड बार्डिकिन साइन भी हो सकता है इसके अंदर। उसके बाद में स्टेज 3 to 5 चिल्ड्रन स्लोली डिटोरिनेट फ्रॉम, डिकोऑर्डिनेट होगा वो, डिकॉर्टिकेट पोस्चर आएगी, आर्म्स बीन टूवर्ड होगा, ठीक है, टू द डिक्रिब्रेट पोस्चरिंग आएगी इसके अंदर, विथ द टोइज पॉइंट इन्वर्टेड होगा, एंड हेड एंड नेक हीट होगा, द पैरालाइज पोस्चरिंग आएगी आफ्टर द डेथ। डायग्नोसिस, क्लिनिकल पिक्चर, इट इज अ सीवियर इलनेस दैट कैरेक्टराइज्ड बाय द लेथार्जी एंड वॉमिटिंग हो सकती है इसके अंदर, एजिटेशन हो सकती है, सीजर्स आ सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं 1 वीक आफ्टर द वायरल सिंड्रोम। द
कॉन्फ्लिक्ट ऑर्डिनरी फाइंडिंग आ सकती है, इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, एलिवेटेड एएसटी और एएलटी आ सकती है, एलिवेटेड सीरम अमोनिया हो सकता है। ट्रीटमेंट में आप इसको क्या करोगे, पैलेटिव थेरेपी दोगे बिकॉज द स्पेसिफिक क्योर। पैलेटिव केयर क्या होती है, बहुत ही मतलब बहुत ही स्पेसिफिक केयर देते हैं, मतलब क्यों देंगे, क्योंकि इसको स्पेसिफिक केयर चाहिए। ऑक्सीजन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन की भी नीड पड़ेगी, आईवी थेरेपी की भी नीड पड़ेगी, एंटी कन्वर्जन भी देंगे इसको सीजर्स के लिए, डायूरेटिक्स भी देंगे इसको, है ना, और हीमोडायलिसिस भी करेंगे इसका, क्योंकि अमोनिया का लेवल जो है उसको मेंटेन करने के लिए। इंक्रीज्ड क्या आएगा इसके अंदर, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अगर आपका जो आईसीपी है वो अगर इंक्रीज हो जाता है तो आप उसको क्या बोलते हो, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। डेवलप्स बाय द ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेमेशन, रिजल्ट क्या आएगा, द प्रेशर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। एग्जांपल हेड इंजरी, सीएनएस इन और ट्यूमर, इन सबके अंदर आपका क्या बढ़ सकता है, आईसीपी का लेवल इंक्रीज हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या आएगा, इफ ए हेड इंजरी इज सस्टेन्ड, आपकी जो हेड इंजरी है वो क्या हो रही है, सस्टेन्ड हो रही है, स्वेलिंग आ रही है, लीडिंग टू द इंक्रीज प्रेशर हो रहा है ब्रेन में। इफ क्वांटिटीज ऑफ सीएसएफ इंक्रीज प्रेशर, द ब्रेन विल बी इंक्रीज। ठीक है, साइन एंड सिम्टम डिपेंड ऑन द एज ऑफ चाइल्ड, ये एज पे डिपेंड करती है। सबसे पहले इन्फेंट में क्या क्या होता है ये देखना। फॉर इन्फेंट स्कल्स आर स्टिल अनफ्यूज्ड, नॉन स्पेसिफिक होती है। सिम्टम पुअर फीडिंग करेगा बच्चा, वोमिटिंग करेगा, इरिटेबिलिटी करेगा, और क्या होगा, लेथार्जी होगा। इंक्रीज्ड हेड सर्कमफेरेंस इंक्रीज होगा, सेपरेटेड होंगे सूचर्स, बल्जिंग एंड इनलार्ज होगा क्या, फंटानल और फ्रंटल बुजिंग होगी, सिटिंग सनसाइन होगी, सील क्राई करेगा, सीजर्स आएगा, सीजर्स दैट बेबीज फ्रीक्वेंटली एग्जिट कॉल्ड फोकल सीजर आ सकते हैं। न्यूनेट विद द फोकल सीजर इज सिंपली सीन आएगा, स्टेरिंग इनटू स्पेस एंड रिपीटेड मूवमेंट आएंगे 1 to एक्सट्रीमिटीज। उसके बाद में आएगा ओल्डर चिल्ड्रन, आफ्टर फ्यूजन ऑफ द सूचर्स चिल्ड्रन एग्जिबिट मोर कैरेक्टराइज सिम्टम, इंक्रीज आईसीपी आएगा, हेडेक आएगा, विजुअल डिस्टर्बेंस आएगा, बिहेवियर चेंजेस आएगा, इरिटेबिलिटी आएगा, माइल्ड डिसओरिएंटेशन आएगा, लेथार्जी एंड नॉन रिस्पॉन्सिवनेस होगा। द पेपिलिडोमा हो सकता है, क्यों, क्योंकि स्वेलिंग आ जाएगी कहां पर, आपकी जो ऑप्टिक डिस्क है उसके ऊपर। नोजिया एंड वोमिटिंग होगा, अब नॉर्मल पोस्चरिंग होगी, उसकी पोजीशन सही तरीके से नहीं बैठ पाएगा, सीजर्स आएगा, वाइटल साइन चेंजेस होंगे, एलिवेटेड टेम्परेचर हो सकता है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया आ सकता है जो कि बहुत ही लेट साइन होता है इसका। ट्रीटमेंट में आप इसको एंटी सीजर्स मेडिकेशन दे सकते हो, जिसको ट्रेगिटोल या कार्बिनाजिपामाइन दे सकते हो, है ना, जो कि जनरल सीजर के लिए डीओसी होती है, ड्रग ऑफ चॉइस। डायलेटिन दे सकते हो, फिनिटोनिन दे सकते हो, डिपेकैन दे सकते हो, वाल्परिक एसिड दे सकते हो। अदर में क्या दे सकते हो, एंटीबायोटिक दे सकते हो इन्फेक्शन के लिए, सोनिट्रोल दे सकते हो, मेनिटोल क्योंकि इंक्रीज हो रहा है क्या यूरिनरी आउटपुट, को कम करने के लिए सेडेटिव दे सकते हो। उसके बाद में आता है सीजर डिसऑर्डर। सीजर क्या होते हैं, ये एक ऐसी डिजीज होती है जिसके अंदर पेशेंट जो होता है उसका खुद पर कंट्रोल नहीं होता है, या फिर उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन की वो कैसे हो जाती है, अबनॉर्मल हो जाती है। A single seizure is a symptom of abnormal electrical activity in the brain. The recurrent seizure precedent abnormal activity of the diagnostic to the epilepsy. Generalized seizure क्या होता है, इसको अपन ग्रांड माल सीजर भी बोलते हैं, that characterized by the abnormal activity कब occur on the both side to the brain, है ना, occur tonic result as well as clonic bilateral। ठीक है, जर्किंग एक्सट्रीमिटीज आएगी, मूवमेंट्स विद द टोटल लॉस ऑफ अवेयरनेस होगा इसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर। वो एक आता है अब्सेंट सीजर, इसके अंदर क्या होता है कि द लॉस ऑफ अवेयरनेस होती है बट डज नॉट कॉज टोनिक क्लोनिक मूवमेंट उसके अंदर हो रहे थे। आल्सो कॉल्ड इज अ पेटेंट माल सीजर, इसको पेटेंट माल सीजर भी बोलते हैं। अकर इन चिल्ड्रन एंड अपीयर एज इफ द चाइल्ड इज स्टार्टिंग इनटू स्पेस। ये लिप मूवमेंट और लिप स्मैकिंग आ सकती है, फल्टरिंग आईलिड्स आ सकती है, ट्रिमिंग मोशंस हो सकते हैं, स्मॉल मूवमेंट हो सकते हैं हैंड के और किसके, फिंगर्स के। उसके बाद में आता है द फेब्राइल सीजर, द कन्वर्जन ट्रिगर बाय द राइज इन बॉडी। जब जब आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब तक आपको क्या आएंगे,
कन्वल्जन आएंगे। द कॉमन इन चिल्ड्रन ऑफ द एज 3 मंथ टू 5 ईयर। उसके बाद में आता है मायोक्लोनिक सीजर। मायोक्लोनिक सीजर आर द सडन ब्रीफ जिर्क ऑफ मसल्स ग्रुप होता है। द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, मे बी वेरी ब्रीफ, ट्वाइस एज कॉमन इन अ बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों में कॉमन होता है। डू नॉट कॉज ब्रेन इंजरी को कॉज नहीं करता है, यूजुअली लास्ट लेस देन 5 मिनट्स, डू नॉट अकर फ्रीक्वेंटली, डू नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एपिलेप्सी। उसके बाद में आएगा द इन्फेंटाइल सीजर, अ टाइप ऑफ मायोक्लोनिक एपिलेप्सी अकर इन इन्फेंट, कब 3 to 12 मंथ में। द कंसिस्ट ऑफ सडन फिक्सर टू एक्सटेंसर ना इन्फेंटाइल मतलब इन्फेंट एज में, यूजुअली अकर अपॉन अवेकिंग और गोइंग टू स्लीप, जब भी आप जगते हो या फिर सोते हो तब ये आते हैं। सीजर कैन बी अकर 100 और मोर टाइम्स पर डे। उसके बाद में आता है अटोनिक सीजर, a sudden loss of muscles tone and loss of consciousness, it called the atonic seizure. The head alone may be dropped to the child, may be loss, also called is drop attack, ठीक है। may be brief lasting to few seconds or may be longer lasting to many minutes, ठीक है। the child is usually drowsy after a long atonic seizure. status epilepsy क्या होती है, a condition in which the brain is in a state of constant seizure, है ना। ब्रेन के अंदर जो सीजर आएगा वो कैसा होगा, कंस्टेंट होगा। a seizure that last 30 मिनट के लिए होगा, मेडिकल इमरजेंसी है क्योंकि 30 मिनट के लिए सीजर चल रहा है। मोर कॉमन इन अ वेरी यंग चिल्ड्रन में, ये सबसे ज्यादा कॉमन है, और एल्डरली के अंदर भी। ट्रीटमेंट एंटी एपिलेमिक ड्रग दे सकते हो, और सबसे पहले जो सीजर वाला पेशेंट होता है उसको आपको किससे प्रिवेंट करना पड़ता है, इंजरी से। अगर आप उसको इंजरी से प्रिवेंट नहीं करोगे तो उसको इंजरी भी हो सकती है। फॉर फेब्राइल सीजर आइडेंटिफाई द सोर्स, उसका सोर्स क्या है, क्यों उसको फीवर आ रहा है बार बार, है ना। उसके बाद में आएगा नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्स का क्या रोल होता है। द चाइल्ड शुड बी टर्न, कितने साइड में, वन साइड में उसको टर्न करोगे, है ना। क्यों, क्योंकि है ना उसका जो सलाइवा है उसको वो क्या निकल ले, एग्जिट निकल ले। क्लोथिंग जो टाइट है उसको आप क्या करोगे, लूज करोगे। द चाइल्ड शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी से प्रिवेंट करना है। द चाइल्ड शुड बी कंफर्ट देना है, रेस्ट देना है। चाइल्ड शुड नॉट बी रेस्ट्रेंट ड्यूरिंग द सीजर्स, को बांध कर नहीं रखना है आपको। नथिंग शुड बी पैलेस, माउथ के अंदर आपको चाइल्ड के अंदर कुछ भी नहीं देना, बाकी वो क्या कर लेगा, उसका ऑब्जर्व कर लेगा, है ना। चिल्ड्रन में बी इन इनकंटिनेंट द यूरिन और स्टूल ड्यूरिंग द सीजर, मतलब उसका कंट्रोल नहीं होगा, किसके ऊपर, यूरिन के ऊपर और बाउल के ऊपर। सम चिल्ड्रन में बी वॉमिट भी कर सकते हैं सीजर के अंदर। ब्रीफ पीरियड ऑफ कंफ्यूजन में बी अकर आफ्टर द सीजर, मतलब सीजर के बाद में वो क्या करेगा, उसको है ना मतलब कंट्रोल नहीं होगा, उसको पता भी नहीं होगा कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। तो सीजर आते वक्त आपको क्या करना है, सबसे मोस्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होती है कि उसको क्या करना है, सीजर आते वक्त आपको इंजरी से प्रिवेंट करना है। उसको बाउल और ब्लेडर पे कंट्रोल नहीं होता, उसका ध्यान रखना है। उसके जो क्लॉथ है वो टाइट है, उसको आपको क्या करना है, लूज करना है ना। ये थे आपका नर्वस सिस्टम। थैंक यू सो मच।